गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू अमृत ज्ञान। आज हम फिजिकल केमिस्ट्री का एक नया चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम केमिकल रिएक्शन यानी रासायनिक अभिक्रियाएं। तो आज हम इस चैप्टर में देखेंगे कि बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा के लिए ये चैप्टर कितना महत्वपूर्ण है और इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं यानी केमिकल रिएक्शंस हैं वो कितने टाइप्स की होती हैं और उनके विभिन्न प्रकार यानी कि किस प्रकार की रिएक्शंस होती हैं जो हमारे प्रवेश परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। रासायनिक अपक्रियाओं का विषय बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए स्टडी का एक प्रमुख क्षेत्र है। नर्सिंग छात्रों के लिए केमिकल रिएक्शंस की एक ठोस समझ आवश्यक है क्योंकि यह फार्माकोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसका एक आधार बनाती है। इसके अलावा केमिकल रिएक्शंस ह्यूमन बॉडी में कई प्रकार की और जो प्रक्रियाएं होती हैं उसमें शामिल होती हैं, जैसे मेटाबॉलिज्म, डाइजेशन एंड इम्यून सिस्टम। ठीक है, यानी उपापचय क्रियाएं, पाचन संबंधी अपक्रियाएं या जो प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाएं होती हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब हम रासायनिक अपक्रियाओं का परिचय, इंट्रोडक्शन टू केमिकल रिएक्शंस। क्या होता है ये देखिए, सबसे पहले इसकी हम डेफिनेशन देखेंगे। ए केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंसेस आर कन्वर्टेड इनटू न्यू सब्सटेंस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज। यानी जो रासायनिक अपक्रियाएं हैं वह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक या एक से अधिक जो सब्सटेंस होते हैं, पदार्थ होते हैं, वो भिन्न गुणों वाले नए पदार्थों में चेंजेस हो जाते हैं। केमिकल रिएक्शंस में केमिकल बॉन्ड का टूटना या बनना शामिल होता है। यानी इसमें जो बॉन्ड होते हैं वो टूटेंगे भी और उसमें बनेंगे भी। ठीक है, यानी बॉन्ड जब टूटेंगे और दूसरे जो एटम्स होते हैं उनके साथ जुड़ेंगे तो नए यौगिकों का निर्माण होगा। नाउ इंपॉर्टेंस इन नर्सिंग। नर्सिंग में इसका क्या महत्व है? केमिकल रिएक्शंस विभिन्न रासायनिक प्रक्रियाओं में रोल प्ले करती हैं, जैसे कि एंजाइम प्रोसेस यानी एंजाइम एक्शन, डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म एंड ड्रग इंटरेक्शंस यानी पाचन, उपापचय क्रियाएं और जो दवाओं में रिएक्शंस होती हैं उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ठीक है, नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए डायग्नोसिस, नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए जो डायग्नोसिस प्रक्रियाएं होती हैं यानी नैदानिक सेटिंग्स में या लैब्स में परिणामों की व्याख्या करने के लिए इन रिएक्शंस की समझ इम्पोर्टेंट है। यानी जब हम विभिन्न प्रकार की लैब्स में जो शरीर से संबंधित जो बीमारियां होती हैं, डिजीज, उसके लिए जांच करते हैं यानी डायग्नोसिस करते हैं तो विभिन्न प्रकार की रिएक्शंस कराते हैं। तो इसलिए नर्सिंग के क्षेत्र में केमिकल रिएक्शंस का स्टडी करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब आइए हम इसमें विभिन्न प्रकार की केमिकल रिएक्शंस का अध्ययन करेंगे। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस कई टाइप्स की होती हैं, जैसे कि कुछ यहाँ पर रिएक्शंस दे रखी हैं। सिंथेसिस रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन, सिंगल रिप्लेसमेंट और डबल रिप्लेसमेंट। ये एक डायग्राम के द्वारा समझाया गया है। जैसे सिंथेसिस, सिंथेसिस का मतलब होता है संश्लेषण यानी योग होना, जुड़ना। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कोई दो यौगिक दे रखे हैं, यहाँ पर दो परमाणु दे रखे हैं, ये जब इनमें रिएक्शन कराएंगे तो ये मिलकर एक यौगिक बना लेते हैं। जैसे A+B गिव्स दैट AB। ठीक है, तो ये इसमें क्या हुआ, दो एटम्स का योग हो गया यानी संश्लेषित हो गए और ये एक यौगिक में चेंजेस हो जाएंगे। ऐसे डीकंपोजिशन, डीकंपोजिशन का मतलब होता है विस्थापन यानी अलग होना। यानी कोई एक यौगिक है उसमें जितने भी परमाणु हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। जैसे कोई एक यौगिक है AB,
जब इसमें रिएक्शन कराएंगे तो हमें A+B यानी दो अलग अलग यौगिक प्राप्त होंगे। सिंगल रिप्लेसमेंट यानी एकल विस्थापन अपक्रिया। एकल विस्थापन अपक्रिया क्या होती है? जैसे कोई एक कंपाउंड है AB और एक एटम्स है C, तो इसमें A एटम्स C के साथ रिएक्शन करेगा और एक नया यौगिक बना लेगा जिसका नाम AC, ठीक है, और इसमें एक B एटम्स अलग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ? सिंगल रिप्लेसमेंट, यानी एक परमाणु ने दूसरे परमाणु को हटाया है, तो यहाँ पर सिंगल रिप्लेसमेंट हो गया है। नाउ डबल रिप्लेसमेंट। डबल रिप्लेसमेंट में क्या होगा? यहाँ पर कोई दो परमाणु किसी यौगिक के दोनों अणुओं को हटा सकता है। जैसे एक यौगिक AB लिया और एक CD, ठीक है। अब इसमें आपस में रिएक्शन कराएंगे तो A जो रिएक्ट करेगा वो C के साथ मिल जाएगा और B रिएक्ट करके D के साथ मिल जाएगा, यानी इसमें दोनों यौगिक रिप्लेसमेंट हो गए, इसलिए इसे डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे, यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है। अब इसको हम विस्तार से समझेंगे, एक एक करके हम रिएक्शंस के जो टाइप्स हैं उनको विस्तार से समझेंगे और उसको याद करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला है सिंथेसिस यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसका मतलब होता है सिंथेसिस मतलब संश्लेषण, यानी कॉम्बिनेशन संयोजन, संयोजन मतलब एडिशन यानी जोड़ना। तो यहाँ पर जो रिएक्शन होंगी संश्लेषण प्रक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक, जो अभिकारक यानी रिएक्टेंट्स, जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो रिएक्शंस में मिलकर एक एकल प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है। कोई भी रिएक्शंस में जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसको हम रिएक्टेंट्स कहते हैं यानी अभिकारक, और अभिक्रिया के बाद जो पदार्थ प्राप्त होते हैं उसे हम उत्पाद कहते हैं यानी प्रोडक्ट, ठीक है। तो सिंथेसिस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं, सिंगल प्रोडक्ट। लाइक A+B गिव्स दैट AB, ठीक है। इसका जनरल फार्मूला भी हो जाएगा A+B गिव्स दैट AB। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की क्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं, यानी जब हाइड्रोजन की क्रिया यानी रिएक्शन ऑक्सीजन से कराते हैं तो हमें जल प्राप्त होता है यानी वाटर, ठीक है, H2O। तो इसको हम बैलेंस भी कर सकते हैं, यहाँ पर 2H2 + O2 गिव्स दैट 2H2O, ठीक है। तो इसमें कोई दो अणु है, ठीक है, इसमें दो रिएक्टेंट यानी अभिकारक है। अभिकारक कौन से? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इनको रिएक्ट कराया, इससे वन प्रोडक्ट प्राप्त हुआ H2O, ठीक है। तो इस तरीके से इस अभिक्रिया को सिंथेसिस या कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कहेंगे, ठीक है। सेकंड है डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन का मतलब होता है अपघटन अभिक्रिया। अपघटन का मतलब होता है टूटना, ठीक है। डीकंपोजिशन रिएक्शन यानी अपघटन अभिक्रिया। अपघटन का मतलब टूटना। जैसे कोई एक कोई सिंगल कंपाउंड है, ठीक है, सिंगल कंपाउंड, यानी जो अभिकारक है वो एक सिंगल कंपाउंड है। जब इसकी रिएक्शन कराएंगे तो ये दो या दो से अधिक सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक हो जाता है, यानी सिंपल पदार्थों में टूट जाता है, ठीक है। जैसे इसका एक जनरल फार्मूला हो सकता है AB गिव्स दैट A+B, यानी कोई एकल यौगिक है AB, जब इसकी रिएक्शन कराएंगे तो ये दो अलग अलग पदार्थों में टूट जाएगा A+B। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2, ये होता है हाइड्रोजन परऑक्साइड। जब हाइड्रोजन परऑक्साइड को गर्म करते हैं तो यह हाइड्रो यानी कि जल प्लस ऑक्सीजन में टूट जाता है।
जल प्लस ऑक्सीजन में टूट जाता है। यहाँ पर ये हाइड्रोजन परऑक्साइड है H2O2, जब इसको गर्म करेंगे तो ये जल और ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो इस अपक्रिया को हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। नेक्स्ट टाइप है सिंगल डिस्प्लेसमेंट या रिप्लेसमेंट रिएक्शन, यानी एकल विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। एकल विस्थापन अभिक्रिया में कोई एक यौगिक में एक तत्व दूसरे तत्व को प्रतिस्थापित कर देता है। यानी एकल विस्थापन में किसी यौगिक में केवल सिंगल तत्व, केवल एक ही तत्व केवल दूसरे तत्व को प्रतिस्थापित करेगा। इसका जनरल फॉर्मूला जो हो जाएगा A प्लस बी सी, यानी A प्लस बी सी गिव्स दैट AC प्लस B, यानी कोई एक सिंगल तत्व है और BC के साथ रिएक्शन कराई तो यह A से C में जुड़ जाएगा और B अलग हो जाएगा। ठीक है, यानी केवल एक यौगिक से एक तत्व को प्रतिस्थापित किया गया है। इस तरीके से इस अपक्रिया को एकल विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल Zn प्लस 2HCl, यानी जिंक की अपक्रिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl से कराएंगे तो जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। जैसे Zn प्लस HCl, अब Zn HCl से रिएक्शन करेगा और ये बना लेगा ZnCl2 और यहाँ से हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर एक तत्व ने किसी यौगिक के एक तत्व को डिस्प्लेसमेंट किया है और यह एकल विस्थापन अपक्रिया कहलाएगी। नाउ फोर्थ नंबर इज डबल डिस्प्लेसमेंट या मेटाथेसिस रिएक्शन, यानी दोहरी विस्थापन अपक्रिया या मेटाथेसिस। द्विविस्थापन अपक्रिया में कोई द्विविस्थापन अपक्रिया में दो यौगिक आयनों या तत्वों का आदान प्रदान करके दो नए यौगिक बनाते हैं। यानी जो डबल डिस्प्लेसमेंट प्रक्रिया होती है उसमें किसी यौगिक के जो भी तत्व होते हैं उनमें आपस में क्या होता है, उन तत्वों का आदान प्रदान होता है। यानी जैसे हमने कोई दो यौगिक लिए, जैसे एक जनरल फार्मूला के तौर पर समझ लीजिए AB प्लस CD क्या है, एक दो कंपाउंड है। ठीक है, अब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो A D के साथ विस्थापित हो जाएगा और B C के साथ विस्थापित होकर एक नया यौगिक बना लेगा। यानी A D के साथ मिलेगा तो AD और B C के साथ मिलेगा तो BC या CB। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल देखिए NaCl यानी सोडियम क्लोराइड की अपक्रिया AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट से कराते हैं तो NaNO3 यानी सोडियम नाइट्रेट और AgCl सिल्वर क्लोराइड प्राप्त होता है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट की अपक्रिया कराने के बाद सोडियम नाइट्रेट और सिल्वर क्लोराइड प्राप्त होता है। ठीक है, जैसे देखिए NaCl और AgNO3, NaCl NO3 से क्रिया करेगा। ठीक है, NaCl Na3 से क्रिया करेगा और NaNO3 बना लेगा और AgCl के साथ जुड़ जाएगा तो ये AgCl बना लेगा सिल्वर क्लोराइड। यानी इसमें दो यौगिक हैं सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट, इसके दोनों यौगिकों में आपस में एक दूसरे को तत्व आदान प्रदान किए हैं और दो नए यौगिक प्राप्त हुए हैं। इस तरीके से यह अपक्रिया द्विविस्थापन अपक्रिया या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। नेक्स्ट टाइप है कंबसन रिएक्शन यानी दहन अपक्रिया। दहन अपक्रिया देखिए क्या होती है। दहन अपक्रिया में कोई पदार्थ ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करता है। दहन मतलब जलाना।
और किसी पदार्थ को जलाने के लिए हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, यानी किसी पदार्थ को अगर हम जलाते हैं तो ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इस अपक्रिया में ऑक्सीजन के साथ अपक्रियाएं की जाएंगी। ठीक है, दहन अपक्रिया में कोई पदार्थ ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करके ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है। ठीक है, यानी जब कोई पदार्थ जलेगा तो उसमें ऊष्मा प्राप्त होगी और साथ ही साथ प्रकाश उत्पन्न होगा। ठीक है, और साथ ही साथ हाइड्रोकार्बन अभिकारक, और ये आमतौर पर अभिकारक हाइड्रोकार्बन होता है। ठीक है, जो अभिकारक होता है वो हाइड्रोकार्बन होते हैं। ठीक है, इस रिएक्शन में जो अपक्रिया में भाग लेंगे वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। जैसे इसका जनरल फॉर्मूला हो जाएगा CxHy प्लस O2, तो CO2 प्लस H2 प्राप्त होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल CH4 यानी मेथेन, CH4 यानी ये मेथेन गैस है और इसकी अपक्रिया ऑक्सीजन से कराएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल की प्राप्ति होगी। ठीक है, मेथेन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है। CH4 यानी मेथेन, और ये क्या है, हाइड्रोकार्बन, यानी दहन अपक्रिया में जो अभिकारक होते हैं वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। तो यहाँ पर यह एक हाइड्रोकार्बन है मेथेन, और दहन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है इसलिए ऑक्सीजन लिया है। इसमें मेथेन ऑक्सीजन से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यह अपक्रिया दहन अपक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन यानी रिडॉक्स अपक्रिया, इसका मतलब होता है ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया, यानी इसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों ही साथ साथ होते हैं। रिडॉक्स अपक्रिया में दो पदार्थों के बीच इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण शामिल होता है, यानी ए रिडॉक्स रिएक्शन इन्वॉल्व द ट्रांसफॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू सब्सटेंसेस, वन सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज्ड एंड द अदर इज रिड्यूस्ड, यानी इसमें एक पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है और दूसरे पदार्थ का अपचयन होता है। ठीक है, ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन त्यागता है और अपचयन में इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सोडियम की क्रिया क्लोरीन से कराएंगे तो सोडियम क्लोराइड प्राप्त होगा। ठीक है, सोडियम की क्रिया क्लोरीन से कराते हैं तो सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है। यहाँ पर सोडियम क्लोराइड बनेगा, यानी सोडियम यहाँ पर ऑक्सीडाइज हुआ है, यानी इसमें सोडियम ने इलेक्ट्रॉन को त्यागा है। ठीक है, और क्लोरीन जो है वो रिड्यूस हुआ है, यानी क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को प्राप्त किया है। देखिए कैसे, NaCl ने क्या किया, क्लोरीन ने Na के साथ क्रिया की, यानी इसने सोडियम को प्राप्त किया है, इसलिए जो क्लोरीन है वो रिड्यूस्ड होगी। तो इस तरीके से यह अपक्रिया रिडॉक्स अपक्रिया कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट है रासायनिक अपक्रियाओं को संतुलित करना, बैलेंसिंग केमिकल रिएक्शन। जो रासायनिक अपक्रिया है उसे हम किस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं। सबसे पहले रासायनिक अपक्रियाओं को बैलेंस करने से पहले हमें एक नियम समझना होगा जिसका नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्या होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम? इन एनी केमिकल रिएक्शन द टोटल mass of the reactants must be equal to the total mass of product. That means atoms are neither created nor destroyed in a chemical reaction but they are rearranged. किसी भी रासायनिक अपक्रिया में अभिकारक का कुल द्रव्यमान, जो अभिकारक होते हैं रिएक्टेंट्स, उनका कुल द्रव्यमान उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है, यानी प्रोडक्ट्स के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। इसका मतलब यह हुआ कि रासायनिक अपक्रिया में
परमाणु ना तो बनते हैं और ना ही नष्ट होते हैं। यानी किसी अपक्रिया में परमाणु ना तो बनते हैं और ना ही नष्ट होते हैं, बल्कि उन्हें रीअरेंज किया जाता है, यानी उन्हें क्या किया जाता है, पुनर्व्यवस्थित किया जाता है, एक अणु से दूसरे अणु में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है, यह द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहलाता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, तो समझ में आया, किसी भी रासायनिक अपक्रिया में अभिकारक और उत्पाद का कुल द्रव्यमान बराबर होता है, क्योंकि रासायनिक अपक्रिया में परमाणु ना तो बनते हैं और ना ही नष्ट होते हैं, बल्कि एक अणु से दूसरे अणु में रीअरेंज हो जाते हैं। ठीक है, स्टेप्स टू बैलेंस केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अपक्रियाओं को संतुलित करने के चरण। किस तरीके से हम रासायनिक अपक्रिया को बैलेंस कर सकते हैं? तो सबसे पहला है राइट द अनबैलेंस इक्वेशन, यानी असंतुलित रासायनिक समीकरण लिखें। सबसे पहले क्या करेंगे, एक अनबैलेंस रिएक्शन लिखते हैं, फिर हम सेकंड नंबर पर काउंट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन, यानी जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स होते हैं दोनों के परमाणुओं की संख्या को गिनेंगे। ठीक है, जितने परमाणु रिएक्टेंट्स के होंगे उतने ही परमाणु प्रोडक्ट के होने चाहिए, तब हमारी रिएक्शन जो है वो बैलेंस होगी। ठीक है, थर्ड नंबर पर एडजस्ट द कोफिशिएंट। कोफिशिएंट मतलब होता है द नंबर इन फ्रंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके सामने लिखे हुए नंबर होते हैं। ठीक है, टू बैलेंस द नंबर ऑफ द एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड्स, यानी दोनों तरफ प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या को संतुलित करने के लिए उनके जो कोफिशिएंट होते हैं उसको एडजस्ट करते हैं। ठीक है, फोर्थ नंबर पर एंश्योर दैट द कोफिशिएंट आर द स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर, स्मॉलेस्ट पॉसिबल होल नंबर, यानी यह सुनिश्चित करेंगे कि जो गुणांक है वो सबसे छोटी संभव पूर्ण संख्या होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, हमें ऐसी एक संख्या लेनी चाहिए जो कि होल नंबर्स हो और हमारी समीकरण संतुलित हो जाए, तो एक छोटी सी छोटी संख्या को लिखेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल देखिए, एक अनबैलेंस रिएक्शन है H2 plus O2 gives that H2O, H2 plus O2 gives that H2O, यानी हाइड्रोजन की क्रिया ऑक्सीजन से कराई है तो जल प्राप्त हुआ है। अब इसमें यह देखिए कि रिएक्टेंट्स में कितने हाइड्रोजन है और प्रोडक्ट में कितने हाइड्रोजन है, दोनों तरफ दोनों के अणुओं को गिनिए। यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो कितने हैं, 2, और इधर भी हाइड्रोजन हमारे 2 हैं, यानी हाइड्रोजन तो बैलेंस है। ऑक्सीजन देख लीजिए, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, यानी ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। ठीक है, हाइड्रोजन बैलेंस है लेकिन ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। अब यहाँ पर ऑक्सीजन कितने, 2 है, यहाँ 1 है। अगर हम यहाँ पर 2 लगा दें, कितने, 2, इस तरह अलग से देख लीजिए, H2 plus O2 gives that H2O। ठीक है, अगर हम यहाँ पर 2 लगा दें तो देखिए ऑक्सीजन 2 हो गए, यहाँ भी 2 एकम 2, यानी 2 ऑक्सीजन हो गए। अब हाइड्रोजन को चेक कर लीजिए, यहाँ हाइड्रोजन 2 है और यहाँ 2 2 जा 4 हाइड्रोजन हो गए। अब हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गए, तो क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम 2 लगा देंगे, तो इस तरीके से हाइड्रोजन भी कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। ये हमारी रिएक्शन क्या हो जाएगी, बैलेंस रिएक्शन कहलाएगी। ठीक है, क्योंकि इसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो परमाणु हैं वो बराबर हैं। ठीक है, हाइड्रोजन 4, यहाँ भी हाइड्रोजन 4, यहाँ ऑक्सीजन 2 और यहाँ भी ऑक्सीजन 2 है। इस तरीके से रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊर्जा, यानी एनर्जी इन केमिकल रिएक्शन। देखिए क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन,
एक्सोथर्मिक का मतलब होता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, क्या होती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ठीक, ये एक डायग्राम बना हुआ है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। इधर पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, और इधर बिफोर रिएक्शन, रिएक्शन से पहले क्या हुआ और रिएक्शन के बाद क्या हुआ और उसमें कितना टाइम लगा है। यहाँ पर जैसे जल की अपक्रिया ऑक्सीजन से कराई है, ठीक है, जल की अपक्रिया ऑक्सीजन से कराई है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ है? जल प्राप्त हुआ है। हाइड्रोजन, सॉरी, हाइड्रोजन की क्रिया ऑक्सीजन से कराई है, तो यहाँ पर जल प्राप्त हुआ है। और यहाँ पर एक एक्टिवेशन एनर्जी यानी सक्रियण ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, एक्टिवेशन यानी जो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? जो रिएक्शन को एक्टिव करे। ठीक है, एक्टिवेट। एनर्जी रिलीज्ड बाय रिएक्शन, तो क्या होगा? रिएक्शन के द्वारा एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, तो यह अपक्रिया जो होगी वो एक्टिवेशन एनर्जी कहलाएगी। ठीक है, और इस अपक्रिया में माइनस का 285.8 किलो जूल प्रति मोल, 285.8 किलो जूल प्रति मोल ऊर्जा मुक्त हुई है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे ऊष्माक्षेपी अपक्रिया यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक, एक एक्सोथर्मिक होता है, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, यानी एक ऊष्माक्षेपी अपक्रिया और दूसरी ऊष्मा शोषी अपक्रिया। ऊष्माक्षेपी अपक्रिया वे अपक्रियाएं होती हैं जिसमें ऊर्जा मुक्त होती है, यानी दीज रिएक्शंस रिलीज एनर्जी यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ हीट। द प्रोडक्ट हैव लेस एनर्जी देन द रिएक्टेंट्स। इसका मतलब ये हुआ कि ये अपक्रियाएं जो है वो ऊर्जा मुक्त करती हैं जो आमतौर पर ऊष्मा के रूप में होती है। ठीक है, जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है उसमें ऊष्मा मुक्त होती है, ऊष्माक्षेपी ऊष्मा मुक्त होती है। इसका मतलब ये हुआ कि उत्पाद में अभिकारकों की तुलना में कम ऊर्जा होती है, यानी जब रिएक्शन में ऊर्जा मुक्त होगी तो जो उत्पाद होंगे उसमें ऊर्जा कम होगी। ठीक है, यानी अभिकारक में ऊर्जा ज्यादा होगी और मुक्त होने के बाद में जो उत्पाद होंगे उसमें ऊर्जा कम होगी। इसका मतलब उत्पाद में अभिकारक की तुलना में ऊर्जा कम होती है। ठीक है, जैसे दहन अपक्रियाएं ऊष्माक्षेपी होती हैं, यानी जो दहन अपक्रियाएं हैं वो कैसी अपक्रियाएं होंगी? ऊष्माक्षेपी होंगी, क्योंकि उसमें ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है। ठीक है, क्या होता है? ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है। ठीक है, अब ऊष्मा शोषी अपक्रिया एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऊष्मा शोषी, शोषी मतलब अवशोषित करना। ठीक है, ये वे अपक्रियाएं हैं जो ऊर्जा को अवशोषित करती हैं। दीज रिएक्शंस एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स रिजल्टिंग इन प्रोडक्ट्स दैट हैव मोर एनर्जी द रिएक्टेंट्स। यानी वे अपक्रियाएं जो परिवेश से ऊर्जा अवशोषित करती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ऐसे उत्पाद बनते हैं जिनमें अभिकारक की तुलना में अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, यानी अभिकारक की तुलना में अधिक ऊर्जा होती है। ठीक है, अब क्या होगा? जैसे ऊष्मा शोषी में अभिकारक में ऊर्जा कम होगी और उत्पाद में ऊर्जा अधिक होगी। क्यों होगी? क्योंकि इस रिएक्शन में जो ऊर्जा होती है वो वातावरण से प्राप्त कर लेते हैं। जब वातावरण से प्राप्त कर लेंगे तो उत्पाद में जो ऊर्जा होगी वो अभिकारक की तुलना में अधिक होगी। ठीक है, एग्जाम्पल, प्रकाश संश्लेषण एक ऊष्मा शोषी प्रक्रिया है। जो फोटोसिंथेसिस होता है इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज प्लांट्स एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम सनलाइट टू कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण जो अपक्रिया है वह एक ऊष्मा शोषी अपक्रिया है, क्योंकि पौधे सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा अवशोषित कर कार्बन डाइऑक्साइड और जल को ग्लूकोज और ऑक्सीजन में परिवर्तित करते हैं। यानी प्रकाश संश्लेषण की अपक्रिया में क्या क्या आवश्यक होता है? सूर्य से प्रकाश ग्रहण करते हैं, ठीक है, उनकी पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक, और जड़ों द्वारा जल को अवशोषित करते हैं और
वायुमंडल से, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को प्राप्त करते हैं। तो जो सूर्य का प्रकाश होता है, सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा अवशोषित होती है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड और जल को ग्लूकोज और ऑक्सीजन में परिवर्तित कर देता है, ठीक है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल को ग्लूकोज और ऑक्सीजन में परिवर्तित कर देता है। तो इस तरीके से यह अपक्रिया ऊष्माशोषी अपक्रिया कहलाती है। अब हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग केमिकल रिएक्शंस, यानी रासायनिक अपक्रियाओं को प्रभावित करने वाले कारक। रासायनिक अपक्रियाएं किस तरीके से प्रभावित हो सकती है, ठीक है। रासायनिक अपक्रिया की दर को कई कारक प्रभावित करते हैं। Several factors can influence the rate of chemical reactions, ठीक है। अभिकारक की सांद्रता, फर्स्ट ऑफ ऑल अभिकारक की सांद्रता यानी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। अभिकारक की सांद्रता देखिए किस तरीके से प्रभावित करती है। अभिकारकों की उच्च सांद्रता से सामान्यतः प्रतिक्रिया की जो रिएक्शंस की दर होती है वो बढ़ जाती है, क्योंकि टकराने और अभिक्रिया करने के लिए अधिक कण उपलब्ध होते हैं। यानी हायर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स जनरली इंक्रीजिंग द रेट ऑफ रिएक्शन बिकॉज देयर आर मोर पार्टिकल्स अवेलेबल टू कोलाइड एंड रिएक्ट। यानी अभिकारक की सांद्रता जितनी ज्यादा होगी, ठीक है, उतनी ही अभिक्रिया की दर अधिक होगी, ठीक है। यानी अभिकारक की सांद्रता प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, क्योंकि टकराने और अभिक्रिया करने के लिए अधिक कण उपलब्ध हो जाते हैं, ठीक है। सेकंड फैक्टर है टेम्परेचर यानी तापमान। तापमान किस तरीके से अपक्रिया को प्रभावित करता है। तापमान में वृद्धि से आमतौर पर अभिक्रिया तेज हो जाती है, यानी इंक्रीजिंग टेम्परेचर यूजुअली स्पीड अप अ रिएक्शन बिकॉज द पार्टिकल्स मूव फास्टर एंड कोलाइड मोर ऑफन। यानी जब किसी अपक्रिया के तापमान में वृद्धि करते हैं तो वह अपक्रिया यानी रिएक्शन और तेजी से हो जाती है, क्योंकि उसके जो कण होते हैं वो तेजी से मूव करते हैं और बार बार आपस में टकराते हैं, ठीक है, और बार बार अधिक तेजी से आपस में टकराते हैं, ठीक है। यानी तापमान बढ़ाएंगे तो उसमें स्पेस बढ़ जाएगा और स्पेस बढ़ने के कारण जो पार्टिकल्स होंगे वो अधिक तेजी से मूव करेंगे। जब मूव करेंगे तो बार बार अधिक तेजी से टकराएंगे, जिससे अपक्रिया की दर में वृद्धि हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट सरफेस एरिया यानी सतही क्षेत्र। सरफेस एरिया, a greater surface area of reactants allows for more collisions which can speed up the reaction। यानी अभिकारक का सतही क्षेत्र अगर अधिक होगा तो कोलिजन अधिक होगा। यानी जैसे सरफेस एरिया अधिक है तो उसमें जो अभिकारक के कण हैं वो आपस में बार बार अधिक तेजी से टकराएंगे, जिससे अपक्रिया की दर बढ़ जाएगी, ठीक है। तो जितना ज्यादा एरिया होगा उतनी ज्यादा बार कोलिजन होगा यानी टकराव होगा, और जो कण होंगे वो बार बार टकराएंगे, जिससे अपक्रिया की दर बढ़ जाएगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कैटलिस्ट यानी उत्प्रेरक। उत्प्रेरक क्या होते हैं। कैटलिस्ट स्पीड अप केमिकल रिएक्शन विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन। दे प्रोवाइड an alternative pathway with a lower activation energy। यानी उत्प्रेरक रासायनिक अपक्रिया में खपत हुए बिना उसे गति प्रदान करते हैं, ठीक है, यानी बिना एनर्जी कंज्यूम किए उसे गति प्रदान करते हैं। वे कम सक्रियण ऊर्जा यानी कम एक्टिवेशन एनर्जी के साथ एक अल्टरनेट पाथवे का मार्ग प्रदान करते हैं, यानी अल्टरनेटिव वे प्रदान करते हैं। यानी अपक्रिया क्या होती है। उत्प्रेरक देखिए दो प्रकार के होते हैं, एक निगेटिव कैटलिस्ट, ठीक है, एक निगेटिव कैटलिस्ट
और एक पॉजिटिव कैटेलिस्ट। ठीक है, निगेटिव कैटेलिस्ट क्या होते हैं? ये अपक्रिया की दर को घटाते हैं। ठीक है, जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है उसको कम करते हैं निगेटिव कैटेलिस्ट, जबकि पॉजिटिव कैटेलिस्ट क्या करते हैं? अपक्रिया की दर को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसा कैटेलिस्ट होगा उसी के अनुसार अपक्रिया की दर होगी। निगेटिव कैटेलिस्ट अपक्रिया की दर को घटाएंगे, जबकि पॉजिटिव कैटेलिस्ट अपक्रिया की दर को बढ़ाते हैं। नाउ फिफ्थ फैक्टर जो है वो प्रेशर यानी गैसेस। गैसों के लिए प्रेशर क्या करता है? दबाव बढ़ाने से गैसों में जुड़ी प्रक्रियाओं की दर बढ़ जाती है, यानी इंक्रीजिंग प्रेशर कैन इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन फॉर रिएक्शंस इन्वॉल्विंग गैसेस। यानी किसी रिएक्शन में अगर दाब को बढ़ाया जाए यानी प्रेशर को बढ़ाया जाए तो उस अपक्रिया की दर भी बढ़ जाती है। ठीक है, यानी जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतनी ही अपक्रिया की रेट ऑफ रिएक्शन होगा। ठीक है, यानी अपक्रिया की दर होगी। अब रासायनिक जो नर्सिंग है, नर्सिंग के क्षेत्र में रासायनिक अपक्रियाओं का क्या इंपॉर्टेंस है, यानी इंपॉर्टेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन इन नर्सिंग। रासायनिक अपक्रियाओं को समझना नर्सिंग छात्रों के लिए निम्नलिखित कारणों से महत्वपूर्ण है। फर्स्ट, ड्रग इंट्रैक्शन यानी औषधियों का पारस्परिक क्रिया। औषधियों की पारस्परिक क्रिया से क्या मतलब है? मैनी मेडिसिन्स interact with each other through chemical reaction in the body, and understanding these reactions help in safe drug administration। यानी कई दवाएं जो हैं वो शरीर में रासायनिक अभिक्रियाओं के माध्यम से एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं और इन अभिक्रियाओं को समझने से सुरक्षित औषधि प्रशासन में मदद मिलती है। यानी इसका मतलब ये हुआ, जो मेडिसिन है वो शरीर में जो भी हमारे डिजीज हो जाती हैं तो उसके लिए किस तरीके से रिएक्ट करेंगी, तो इसके लिए हमें रिएक्शंस का स्टडी करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, नेक्स्ट, मेटाबॉलिज्म यानी उपापचय क्रियाएं। केमिकल रिएक्शन इन द बॉडी सच एज एंजाइम कैटेलाइज्ड रिएक्शन are vital for energy production, digestion, and water elimination. These processes are essential in management of diabetes, hyperthyroidism, and other conditions. इसका मतलब ये हुआ कि शरीर में जो रासायनिक अपक्रियाएं हैं जैसे कि एंजाइम उत्प्रेरित अपक्रियाएं यानी एंजाइम कैटलिस्ट रिएक्शन, ऊर्जा उत्पादन यानी एनर्जी प्रोडक्शन, पाचन यानी डाइजेशन, और अपशिष्ट निष्कासन यानी वेस्ट एलिमिनेशन, जो अपशिष्ट होता है उसके निष्कासन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, ये रिएक्शंस डायबिटीज यानी मधुमेह, हाइपर थायराइडिज्म यानी हाइपर थायराइडिज्म और अन्य स्थितियों के प्रबंधन में भी इसेंशियल होती है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, जो शरीर में विभिन्न प्रकार की एंजाइम उत्प्रेरक अपक्रियाएं होती हैं, ऊर्जा का उत्पादन होता है, मतलब किस तरीके से हमारे शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है, या पाचन में किस तरीके से अपक्रियाएं संबंधित होती हैं, यानी किस तरीके से पाचन की क्रिया होती है, या अपशिष्ट निष्कासन के लिए कौन सी क्रिया होती है। ठीक है, तो इन सभी के लिए ये जो रासायनिक अपक्रिया है उसका अध्ययन करना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, बॉडी फंक्शन, शारीरिक कार्य। नेक्स्ट है बॉडी फंक्शन यानी शारीरिक कार्य। कोशिकीय श्वसन यानी मेटाबॉलिक pathway like cellular respiration and photosynthesis involved chemical reaction crucial for life. Understanding these processes is vital for comprehending human physiology। इसका मतलब ये हुआ कोशिकीय श्वसन और प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण पौधों में होता है, जैसे उपापचय पथों में जीवन के लिए महत्वपूर्ण रासायनिक क्रियाएं शामिल होती है। ठीक है, जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है वह भी एक केमिकल रिएक्शन का ही एक पार्ट होता है, तो उसे समझने के लिए हमें केमिकल रिएक्शन का भी अध्ययन करना आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट, एसिड बेस रिएक्शन यानी अम्ल क्षार अपक्रियाएं। एसिड बेस रिएक्शन
कई शारीरिक प्रक्रियाओं में अम्ल क्षार अपक्रियाएं शामिल होती हैं जो होम्योस्टेसिस को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे रक्त में पीएच मान संतुलित रखना। यानी जो शरीर में रक्त है उसका पीएच मान बैलेंस करने के लिए एसिड बेस रिएक्शन की आवश्यकता होती है। ठीक है, शरीर में जो आमाशय है, ठीक है, उसमें क्या होता है, HCl पाया जाता है। तो HCl किस तरीके से शरीर में रिएक्ट करता है, किस तरीके से केमिकल रिएक्शंस होती हैं, तो इसके अध्ययन के लिए भी हमें केमिकल रिएक्शंस का ज्ञान होना आवश्यक है। अब हम कुछ किताबों के बारे में बात करते हैं। रिकमेंडेड बुक्स फॉर केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अपक्रियाओं के लिए अनुशंसित पुस्तकें। टू इफेक्टिवली prepare for chemical reactions, here are some recommended books. First is Chemistry for Nursing Students by S.R. Goyal and K.D. Su. Second, Biochemistry for Nursing Student by S.K. Ghosh. And third is Physical Chemistry by P.W. Atkins. And fourth is ऑब्जेक्टिव केमिस्ट्री बाय R.K. गुप्ता। ठीक है, ये MCQ बेस्ड बुक्स है। नाउ लास्ट फिफ्थ इज टेक्स्ट बुक ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड मेडिकल स्टूडेंट बाय D.M. वासुदेवन। ठीक है, जो मानव शरीर में मेटाबॉलिज्म रिएक्शन होती है उसको जैव रसायन पर एक विस्तृत संसाधन है, रिसोर्स है। ठीक है, उसके लिए एक बुक है D.M. वासुदेवन की। नाउ स्टडी टिप्स फॉर केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अपक्रियाओं के लिए अध्ययन युक्तियां। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मास्टर रिएक्शन टाइप्स। ठीक है, यानी अभिक्रियाओं के प्रकार में महारत हासिल करें, यानी जो केमिकल रिएक्शंस है वो कितने प्रकार की होती हैं उनको जानना बहुत जरूरी होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी केमिकल रिएक्शन है उसको याद करें और उसके कितने प्रकार हैं ये देखें, और अलग अलग प्रकार में किस तरीके की रिएक्शन होती हैं, जैसे सिंथेसिस रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक रिएक्शन, इनको समझना होगा, इन पर ध्यान केंद्रित करना है। ठीक है, जिससे विभिन्न उदाहरणों से उन्हें पहचानने का अभ्यास करें। नेक्स्ट, प्रैक्टिस बैलेंसिंग इक्वेशन, समीकरण को संतुलित करने का अभ्यास। यानी बार बार रिएक्शन को लें, जो अनबैलेंस रिएक्शन है उसको बैलेंस करना सीखें कि किस तरीके से हम रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। क्योंकि कई बार जो एंट्रेंस एग्जाम है, विभिन्न प्रकार के एग्जाम होते हैं, तो उसमें केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना दे देते हैं कि कौन सी रिएक्शन जो है वो बैलेंस है, कौन सी अनबैलेंस है, तो उसमें छांटना होता है। ठीक है, अलग अलग करना होता है। तो इसके लिए हमें लगातार केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने का अभ्यास करना चाहिए। अंडरस्टैंड द रोल ऑफ कैटलिस्ट, उत्प्रेरक की भूमिका को समझें। यानी जो कैटलिस्ट है वो अपक्रिया में किस तरीके का रोल प्ले करते हैं, कि अपक्रिया की दर को बढ़ा रहे हैं या अपक्रिया की दर को घटा रहे हैं, तो इसको समझना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फोर्थ इज लर्न रिएक्शन मैकेनिज्म, यानी जो रिएक्शंस है उसके मैकेनिज्म, ठीक है, क्रियाविधि, उसकी क्रियाविधि को सीखें कि किस तरीके से जो रिएक्शंस है वो होती है। ठीक है, अधिक उन्नत समझ के लिए उन बुनियादी तंत्र को जानें जिनके द्वारा रिएक्शन आगे बढ़ती हैं, जैसे कोलिजन थ्योरी एंड ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। ठीक है, यानी टकराव सिद्धांत और संक्रमण अवस्था सिद्धांत। ठीक है, रिलेट टू ह्यूमन फिजियोलॉजी, जो मानव शरीर क्रिया विज्ञान से संबंधित है उसको किस तरीके से इन रिएक्शंस को जोड़ना है। ठीक है, कनेक्ट केमिकल रिएक्शन टू ह्यूमन बॉडी फंक्शंस लाइक मेटाबॉलिज्म एंड एंजाइम एक्टिविटी टू रेनफोर्स लर्निंग एंड सी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस, यानी मानव शरीर विज्ञान से संबंधित सीखने को दृढ़ करने
और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोग को देखने के लिए रासायनिक अभिक्रियाओं को मेटाबॉलिज्म और एंजाइम एक्टिविटी जैसे मानव शरीर के कार्यों को जोड़ें। ठीक है, यानी इसका मतलब ये हुआ जो शरीर में मेटाबॉलिज्म रिएक्शन होती है या एंजाइम गतिविधि से संबंधित अभिक्रियाएं होती हैं वो किस तरीके से होती हैं, कैसे कार्य करती हैं, इन अभिक्रियाओं को समझना होगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कंक्लूजन यानी निष्कर्ष, यानी इस चैप्टर को पढ़ने से क्या निष्कर्ष निकलता है, आखिर हमने ये चैप्टर क्यों पढ़ा और ये बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा के लिए कितना महत्वपूर्ण है। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस फ्रॉम द बैकबोन ऑफ मैनी बायोलॉजिकल प्रोसेस। जो केमिकल रिएक्शन है वो कई जैविक प्रक्रियाओं की रीढ़ की हड्डी होती है, यानी ये एक बैकबोन है, जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है उसका एक बैकबोन है केमिकल रिएक्शन। एंड अ स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस टॉपिक विल बेनिफिट यू थ्रू आउट योर बीएससी नर्सिंग स्टडीज। और इस विषय की अच्छी समझ आपको बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई के दौरान बहुत ही बेनिफिट पहुंचाएगी। ठीक है, वाई लर्निंग द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, बैलेंसिंग इक्वेशन एंड अंडरस्टैंडिंग देयर रिलेवेंस टू द बॉडी, यानी रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, समीकरणों को कैसे बैलेंस करते हैं। ठीक है, और शरीर के लिए उनकी प्रासंगिकता को समझकर आप अपनी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा और नैदानिक अभ्यास के लिए अच्छी तरह से तैयार होंगे। ठीक है, द recommended sources and study tips will help you master the concept and its application in health and medicine। ठीक है, यानी इसमें अनुशंसित संसाधन जो दे रखे हैं और अध्ययन युक्तियाँ, ठीक है, यानी जो बुक्स दे रखे हैं उसके द्वारा आप केमिकल रिएक्शंस को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। ठीक है, और जो स्टडी टिप्स बताए हैं मैंने उसके द्वारा आप अपनी बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए किस तरीके से तैयार हो पाएंगे और जिससे अपने एग्जाम के लिए वेल प्रिपेयर्ड हो और अच्छे अंक प्राप्त करें। ठीक है, तो आज हमने फिजिकल केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर देखा जिसका नाम केमिकल रिएक्शन था। ठीक है, अब हम कल एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। ठीक है, एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक होगा। तब तक के लिए नमस्कार।